हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 10 मॉडल पेपर हिंदी विषय के प्रोवाइड कराऊंगा और 10 मॉडल पेपर आपको सामाजिक विज्ञान विषय के प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान का भी मैंने एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है। आप वीडियो यदि ना देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और हिंदी विषय का भी एक मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है, पूरा हल करके बता दिया है, एक एक प्रश्न को लिखने का तरीका बता दिया है कि आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखोगे ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का दूसरा मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, यानी इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इन प्रश्नों को पूरा सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ जो वर्णनात्मक प्रश्न है यहाँ पर, इनको आपको कॉपी पर कैसे लिखना है, तो ये सब चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने पूरे पेपर का सॉल्यूशन लिख लिया है। काफी ज्यादा मेहनत की है आप सभी के लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और अपने प्यार भरे कमेंट भी करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एक चीज, सारी चीजें लिख ली हैं, आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा। और यदि आप इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे आपको पेपर में समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पेपर पढ़िएगा अच्छे से, और जो भी प्रश्न आपको अच्छे से पता है, जिस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले उसको सॉल्व करिएगा। ये फार्मूला रहेगा। और यहां पर आप ध्यान देंगे, अगला है प्रश्न पत्र जो होगा, यानी पेपर जो होगा खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, जिनका आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट में। कहां पर, जिनका आंसर आप फिल करेंगे OMR सीट में फिल करेंगे। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में जो 50 नंबर के प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझाने वाला हूँ। पूरी डिटेल में वीडियो है और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक प्रश्न के साथ मैं आपको कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और जानकारी भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए होंगे कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि पूछे जाएंगे 20 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस तरह से आप देखोगे 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के होंगे। और यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से OMR सीट में भर देते हैं तो आपके ये 20 नंबर पूरे पक्के होंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटेंगे। बस शर्त ये है कि OMR सीट आप अच्छे से भरें, आंसर आपका सही हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और इन प्रश्नों के साथ साथ अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताता चलूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न है यहाँ पर, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है जीवनी और चौथा है आत्मकथा। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न में पूछा जाता है
कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं? तो कलम का सिपाही अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यह जीवनी किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी की यह जो है जीवनी है, यानी अमृत राय जी ने कलम का सिपाही जो जीवनी विधा पर आधारित रचना है, इसके अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखा है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप लोग तैयार कर लेना। तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए। पहला, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो यह अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो मैंने आपको बता ही दिया है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। पहला विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा विकल्प अज्ञेय और चौथा है मोहन राकेश। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश तो होगा नहीं, यहां पर पहला विकल्प जो है राहुल सांकृत्यायन। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठूठा आम किसकी रचना है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विकल्प है पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय। तो ठूठा आम यह रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। यदि प्रश्न में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ठूठा आम जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो ठूठा आम जो है भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा रचित निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठूठा आम रचना की विधा क्या है? यह निबंध विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो पहला है विकल्प ममता, दूसरा विकल्प है कफन, तीसरा विकल्प है इंदुमती और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? उत्तर होगा इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंदुमती के लेखक कौन हैं, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। इस रचना के या इस कहानी के लेखक कौन हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन हैं? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प धर्मवीर भारती है, दूसरा विकल्प है जयप्रकाश भारती, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, अंजलि काव्य के रचनाकार कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा राम नरेश त्रिपाठी और तीसरा है वियोगी हरि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंजलि काव्य के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा जी। और एक प्रश्न मैं आपको और बता देना चाहता हूं राम कुमार वर्मा जी से संबंधित, राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम है दीपदान। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, यानी उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम है दीपदान, जिसको आपने कक्षा 9 में पढ़ा ही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि मैं प्रत्येक प्रश्न से संबंधित अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन हैं? विकल्प पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है अज्ञेय जी, तीसरा है चंद वरदाई और चौथा है घनानंद। तो हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, वीर गाथा काल के कवि कौन है? पहला है विकल्प भूषण, दूसरा विकल्प है केशवदास, तीसरा है घनानंद और चौथा है चंद बरदाई। तो वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई जी। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है, और जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम यानी फर्स्ट महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि रचित है किसके द्वारा? चंद बरदाई जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? विकल्प पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है विकल्प अज्ञे जी, तीसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा विकल्प है नगेंद्र। तो परशुराम की प्रतीक्षा यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, आंसू के रचनाकार कौन है? हरि औध जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी? तो आंसू जो है यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव है हास, और शोक किसका स्थायी भाव है? शोक है करुण रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास होगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के क्या 6 अंग होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, या 2 होते हैं? तो उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? पहला अंग है उपमेय, दूसरा अंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे उपमान होगा। तीसरा अंग है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे साधारण धर्म होगा, साधारण धर्म। और चौथा अंग है वाचक शब्द। यानी 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। कौन कौन से आप लोग ध्यान दीजिएगा? वाचक शब्द, साधारण धर्म, उपमेय और उपमान। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपमा के 4 अंग होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पर, आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहला है विकल्प मान, दूसरा विकल्प है अक, तीसरा विकल्प है आ, और चौथा है वी। तो आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, शताब्दी में कौन सा समास है? क्या द्विगु समास है, कर्मधारय है, या बहुब्रीहि है, या फिर द्वंद्व समास है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस समास का पहला पद हो, क्या पहला पद आप लोग ध्यान देंगे क्या हो? संख्यावाची हो या गिनती बताने वाला हो। और दूसरा पद यानी सेकंड वाला पद क्या हो? आप लोग ध्यान देंगे किसी समूह या समाहार का बोध कराए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला हो, दूसरा पद क्या हो, द्वितीय पद क्या हो, किसी समूह या समाहार का बोध यानी ज्ञान कराए, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास होता है। कैसे? यहाँ पर शताब्दी लिखा है तो पहला पद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला पद है सत। पहला पद क्या है? सत है। सत का अर्थ होता है 100। सत का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग डिटेल में समझें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ भी ना छूटने पाए। सत का अर्थ होता है 100। और अब्दो, यहाँ पर दूसरा पद क्या है? अब्दो। शताब्दी है यानी शत आब्दी, तो यहाँ पर अब्दो का अर्थ क्या होगा? वर्षों। यानी दूसरा पद है अब्दो या आब्दी, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? वर्षों का समूह या समाहार, यानी 100 वर्षों का समूह या समाहार इज द राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पर? द्विगु समास। अगला प्रश्न संख्या 16 है, रात का तत्सम क्या होगा? तो रात का तत्सम
विकल्प पहला निशा होगा, रात्रि, दिन या इनमें से कोई नहीं, रात का तत्सम होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे रात्रि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पर तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, ताभ्याः होगा। प्रश्न संख्या 18 है, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और सबसे जरूरी बात, आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए 10 मॉडल पेपर के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको तैयार कर लेते हैं तो आप 100% की गारंटी मैं लेता हूं आप सभी से कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर उत्तर क्या होगा? विधेय हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यहां पर उत्तर होगा, इसका राइट आंसर होगा कर्मण्य प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कर्मण्य प्रयोग कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर। इसमें पूछे जाएंगे 50 अंक के प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखोगे, यानी बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इसी तरह से लिखोगे तो आपके 70 में 70 अंक पक्के होंगे, जिस तरह से मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है इस तरह से, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे गद्यांशों लिखा होगा क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। तो पहला गद्यांश यहां पर दिया गया है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। और आगे लिखा है कि किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इसी गद्यांश को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे क्या करना है, क्योंकि आपको एक ही गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना होगा और यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस गद्यांश को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, फिर गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को इस तरह से लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जैसा कि यहाँ पर इस मॉडल पेपर के अनुसार प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ पर पड़ा है, यानी 1 नंबर पर पूछा गया है प्रश्न, तो यहाँ पर मैं 1 डाल दूंगा। जो भी संख्या होगी, हो सकता है यहां तक 20 प्रश्न पूछे गए हैं, हो सकता है यहां से 21 आ जाए, तो जो भी होगी वहां आप डाल दीजिएगा। फिलहाल मैं इस मॉडल पेपर के अनुसार आपको बता रहा हूं, इसलिए यहां पर मैंने 1 डाल दिया है। यदि अथवा वाले का कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा डाल देंगे और यहां पर भी आप क्या डाल देंगे, यहां पर 1 डाल देंगे कॉपी के इस साइड में और इसके बाद यहां पर 1
आ, यानी पहले प्रश्न का उत्तर आप करने जा रहे हो। इस तरह से आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ए का। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को मैंने लिखा है जिंदगी को मौत, फिर इस तरीके से कर देंगे डॉट डॉट, फिर लास्ट के शब्दों को लिख दिया है बन गई है। और यहाँ पर आप संकेत हेडिंग डाल सकते हैं, यदि आप चाहो तो यहाँ पर संकेत हेडिंग डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस गद्यांश के बारे में आप कह रहे हो। वैसे तो यहाँ से ही पता चल जाएगा, लेकिन ये चीजें आप छोटी छोटी चीजों की ओर यदि आप ध्यान देंगे तो आप अच्छे अंक पाएंगे बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते, जो कि उन्हें नंबर दिलाने में मददगार नहीं हो पाती। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना, इस तरह से लाइन खींच देना। और कॉपी पर जब भी आप जाइएगा, कॉपी के इस साइड में आप लाइन खींचेंगे, इधर आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। यदि इधर आपको लाइन खींची हुई मिलती है बोर्ड की ओर से तब तो कोई बात नहीं है, अन्यथा आप इधर लाइन खींचिएगा और उतनी ही लाइन खींचें जितने की यहाँ पर आप नंबर डाल सकें। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वह यहाँ से लाइन खींचेंगे और इधर से खींचेंगे, इतना ही रखेंगे। ये सब चीजें करना गलत है, इससे आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी। अब संदर्भ क्या है इस गद्यांश का? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, जो मैंने काले पेन से लिखा है वो सब आप काले पेन से लिखेंगे। मैं आपको पेपर सॉल्व करके बता रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां से सीख सकें। तो यहां पर मैंने काले पेन से लिखा है कि गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित अजंता, पाठ का नाम क्या है? जो गद्यांश लिया गया है अजंता शीर्षक पाठ से, यानी अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। तो पाठ का नाम भी काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है। फिर जिसके लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तो इनका नाम भी काले पेन से लिखा है। तो संदर्भ लिखने का सही तरीका यही है। जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं वह भी इसी तरह से लिखते हैं संदर्भ। जो काले पेन से लिखने वाला है वो काले पेन से, और जो नीले पेन से लिखने वाला है वो सब नीले पेन से लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे यहां पर दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में यहां पर आप देख पाएंगे कि रेखांकित अंश क्या है? जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। ये रेखांकित अंश है। और इस तरह से आप हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ पर कौन सा नंबर? एक का कौन सा है? यहाँ पर एक का बा वाला है। अब यहाँ पर एक बा यहाँ पर डाल सकते हैं आप यदि डालना चाहें। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसकी व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? अपने जीवन को मृत्यु के चंगुल से स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। वह केवल कामना ही करता नहीं आ रहा, वरन इसके लिए निरंतर अथक प्रयास भी करता रहा। व्याख्या आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, यानी शब्दों को विस्तार रूप में लिखना है। इधर उधर का कुछ नहीं लिखेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल आप विस्तार से लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर वह अपने शरीर को तो अमर ना बना सका, किंतु अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों को अमर बनाने में अवश्य सफल रहा है। इसके लिए उसने क्या किया है? पर्वतों की गुफाओं को काटकर अपने जीवन के उन पलों को उनमें उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया है। यहाँ पर लिखा भी है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर
उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके लिए उसने पहाड़ की गुफाओं को काट कर अपने जीवन के उन पलों को उसमें उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनको मूर्त रूप भी प्रदान किया। अब गद्यांश का यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दूसरा के बाद जो तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गद्यांश में स्पष्ट लिखा है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, अपनी बातों को, यहाँ पर एक गा आप डाल दीजिएगा, इस तरीके से एक गा हो गया, और अपनी बातों को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति ने पत्थर की चट्टानों पर संदेश खुदवाए, ऊंचे चिकने पत्थरों के खंभे बनवाए, तांबे पीतल के पत्रों पर लेख लिखवाए तथा पर्वतों पर गुफा मंदिर बनवाए। ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए यहाँ पर जो अथवा में गद्यांश है, चलिए मैं आपको इसका भी संदर्भ बता दूं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं। क्योंकि आपको एक ही गद्यांश को सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको एक ही बताऊंगा व्याख्या सहित। फिलहाल ये गद्यांश लिया गया है किस पाठ से, मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है यह पाठ, और इस पाठ से हर साल गद्यांश एक पूछा जाता है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न इस मॉडल पेपर का है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 पद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ पर 2 पद्यांश हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो पहला पद्यांश है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठा कर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो यह जो पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान देंगे प्रश्नोत्तर संख्या, और प्रश्नोत्तर संख्या है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या। बीचों बीच कॉपी पर आप हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर भी आप 2 डाल दीजिएगा इस तरीके से इस साइड में, और यहाँ पर इस साइड में आपको लाइन खींच देनी है, और यहाँ पर आप संकेत हेडिंग जरूर डाल देना। क्या संकेत हेडिंग जब आप डाल दोगे तो इससे अच्छा रहेगा। फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, सागर निज छाती पर, और लास्ट के शब्द क्या हैं, तट पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, काव्यखंड का, कोई भी काव्यखंड हो उसका संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा, बस पाठ का नाम और रचनाकार का नाम बदलेगा। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे। जब आप पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे के काव्यखंड, और गद्यांश में गद्य खंड होता है। में संकलित स्वदेश प्रेम, पाठ का नाम है स्वदेश प्रेम, और पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखिएगा। कविता से उद्धृत है या उत्तरित है, जिसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। अब किसी भी पाठ का पद्यांश हो, बस आप यहाँ पर क्या करेंगे,
पाठ यानी शीर्षक का नाम बदल देंगे, रचनाकार का नाम बदल देंगे, बाकी सेम यही रहेगा संदर्भ। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, सागर निज छाती पर जिनके अगरित अरड़ो पोत उठाकर, ये इतना अंश जो है रेखांकित है। अब इसकी व्याख्या करनी कैसे है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का आ वाला था, इसलिए यहाँ पर आ डाल सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर है 2 का बा वाला। इस तरीके से यहाँ पर पेपर में आप लोग ध्यान दीजिए, बा लिखा है इसलिए बा यहाँ पर लिख दिया जाएगा इस तरीके से, बा, 2 बा, इस तरीके से। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या क्या होगी, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर, अर्थात राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाजों को अगणित अरड़ों पोत उठाकर, पोत यानी जहाजों को क्या करता था, उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। ये हो गई इसकी व्याख्या। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय क्या होगा, इस तरीके से आप लोग सा हेडिंग डाल देंगे, 2 का सा, इस तरीके से, 2 सा, इस तरीके से। तो प्रश्न में उल्लिखित काव्य पंक्ति का आशय यह है कि इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान करती जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है, यह भी मैं आपको बता दूं किस पाठ से है रचित। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मेरे प्यारे बच्चों, यह है बिहारी लाल जी के द्वारा रचित। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति शीर्षक दोहे हैं इनके, और नीति शीर्षक दोहे हैं। तो भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है और मेरे प्यारे बच्चों बिहारी लाल जी के द्वारा रचित है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि इसके भी 3 प्रश्न हैं, लेकिन मैंने आपको पहले का आंसर बता दिया है तो दूसरे का आंसर नहीं बताऊंगा। फिलहाल यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं इनकी व्याख्या से रिलेटेड, आप चैनल पर जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर है पहला गद्यांश और अथवा में भी है गद्यांश। तो यदि आप भी लाना चाहते हैं 70 में 70 अंक, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह से कॉपी लिखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला जो गद्यांश है, आम स्वीकृतः समया इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिका। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है, इसका मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे, सबसे पहले उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख लेना, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, तो 3 का अथवा इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप 3 अथवा डालना चाहे तो डाल सकते हैं यदि जगह है, और नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। और यहाँ पर आप एक हेडिंग और डाल दीजिएगा, संकेत। क्या हेडिंग डालेंगे काले पेन से, संकेत हेडिंग डाल दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत के शब्द हैं मानव जीवन से, अंतिम के शब्द क्या हैं, शब्द है यहाँ पर संस्कृति। फिर हेडिंग डाली जाएगी संदर्भ। अब संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे,
के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। के अंतर्गत पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस तरीके से हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल दीजिएगा और इसका बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद होगा, मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। आगे लिखा है अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतुम महानताम प्रयत्नम अकुर्वन्। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद होगा कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय मान्य आचारान् विचारान् च आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी संस्कृति है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला पद्यांश है सर्वे भवन्तु सुखिनः और अथवा में जो पद्यांश है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, यह लिया गया है धीरः धीरेण पूजते। धीरः वीरेण पूजते से लिया गया है शीर्षक पाठ से। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो पद्यांश है पहला, तो इसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग ध्यान देंगे इस तरीके से 4 हो गया। अथवा का कर रहे हैं तो अथवा डाल देंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप संकेत के रूप में पद्यांश के शुरुआत के शब्द और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना। संकेत के रूप में यहाँ पर शुरुआत के शब्दों को लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अंतिम के शब्द क्या है? दुख भाग भवेत, तो यहाँ पर भवेत लिख दिया है। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी है। मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कामा में। के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ही लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अर्थात इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी अनुवाद काले पेन से और इसका हिंदी अनुवाद होगा मेरे प्यारे बच्चों सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी हों और सर्वे सन्तु निरामयाः सब रोग रहित हों और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और सब क्या देखें? सब कल्याण को देखें। अर्थात माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर पूछा जाएगा इस तरह का, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। 2 प्रश्न आएंगे प्रत्येक खंड काव्य से, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और जैसा मैं आपको बता रहा हूं आपसे वैसे ही परीक्षा में लिखिएगा। आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर।
आपको क्या करना है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लिखकर, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का। इसके बाद यहाँ पर भी आप इस साइड में 6 का, फिर तीसरे नंबर पर है 3 नंबर डाल देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी जिसका भी आप लिख रहे हैं उसका नाम आप काले पेन से लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद आप लोग जरूरी चीजें ये जरूर लिखिए, जीवन परिचय जब भी लिखें आप ये चीजें जरूर लिखें। सबसे पहले जन्म कब हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, अगोना नामक गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने शिक्षा इंटर तक प्राप्त की, आगे भी पढ़े हुए थे। रचनाएं इनकी चिंतामणि, विचार भी थी, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि। और मृत्यु कब हो गई, 2 फरवरी 1941 को। तो ये चीज आप लोग जरूर लिखिए। किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखें, महत्वपूर्ण बिंदु जरूर लिखें। इससे क्या होगा, जब आप जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करोगे, आपसे ये जो क्वेश्चन है आप पहले ही लिख लोगे, तो बीच में कंफ्यूजन वाली कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर इसके बाद जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। अब जो भी मैं यहाँ पर काले पेन से लिख रहा हूँ आप काले पेन से लिखिएगा। और शुक्ल जी का जीवन परिचय शायद इससे आसान आपको कहीं न मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान शब्दों में है इनका जीवन परिचय। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर जो भी काले पेन से है आप लोग काले पेन से लिखेंगे जब भी आप इनका जीवन परिचय लिखिएगा। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। अंतिम वर्ष में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा को छोड़ दिया था। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से नौकरी भी छोड़ दी। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। अर्थात इन्होंने केवल इंटर तक ही शिक्षा नहीं प्राप्त की बल्कि आगे भी पढ़े और इसके बाद इन्होंने पदों पर उन्नति प्राप्त की, यानी अनेक इन्हें पद देखने को मिले। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोक वास हो गया। अब इनकी प्रमुख एक रचना का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, आप लोग एक ही लिखिएगा। रचना हेडिंग डालने के बाद चिंतामणि या त्रिवेणी कोई एक आप लिख देंगे, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे जब आप सेम इसी तरह से लिखोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 खा यहाँ पर है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 कवियों का नाम दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 6 खा, फिर तीसरे नंबर का जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का, तो 3 नंबर डालने के बाद महादेवी वर्मा जी का नाम लिख दिया गया है यहाँ पर काले पेन से मेरे द्वारा। आपको भी काले पेन का ही प्रयोग करना है। ध्यान रहे आपको बोर्ड परीक्षा में किसी अन्य कलर जैसे कि लाल, नीला, पीला इस तरह के पेन का प्रयोग नहीं करना है। फिर जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे, उससे पहले आप ध्यान देंगे ये बिंदु भी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ, सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, फर्रुखाबाद नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, इनकी माता का नाम हेमरानी, और इनकी जो है प्रमुख कृतियां कौन सी हैं, निहार रश्मि। और मृत्यु कब हो गई महादेवी वर्मा जी की, 1987 ईस्वी में। अब इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे।
आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। और जो भी मैंने काले पेन से यहाँ पर लिखा है, जब आप महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखेंगे, जो भी काले पेन से है आप काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से है वो आप नीले पेन से लिखेंगे, ताकि आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। अब देख रहे हैं आप सभी लोग कि सन और नगर का नाम मैंने काले पेन से लिखा है। मैंने आपको बताया ना कि जो भी काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा जब भी आप इनका जीवन परिचय लिखें। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता का नाम हेमरानी, जो कि एक अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। जब महादेवी वर्मा जी की आयु केवल 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह रूपनारायण के साथ हो गया। विवाह के बाद MA तक शिक्षा प्राप्त की और विवाह के पश्चात इन्होंने MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या रहीं तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित भी किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म श्री की उपाधि से भी सुशोभित किया। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें निर्जा, जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना है, इस रचना पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। पति द्वारा परित्यागता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा। इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987। देख रहे हैं आप सभी लोग, जो भी काले पेन से है आप काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से है आप नीले पेन से लिखिएगा। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। अब इनकी प्रसिद्ध रचना निहार और शांतगीत मैंने लिख दिया, लेकिन आपको किसी एक रचना का ही नाम लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 है। यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 श्लोक आए हुए हैं प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत। एक तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, दूसरा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। तो जो श्लोक यहाँ पर आए हैं पेपर में, इनको आपको नहीं लिखना है, इनके अतिरिक्त आपको कोई तीसरा श्लोक लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 7 हेडिंग डाल दी जाएगी। अब यहाँ पर श्लोक ये परीक्षा में, यानी ये मॉडल पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मॉडल पेपर में यह श्लोक नहीं है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जनाति सह पंडिता। तो ये श्लोक नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। जो श्लोक पूछे जाएंगे वो नहीं लिखना है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 आप डाल देंगे काले पेन से। फिर 8 का दूसरा प्रश्न क्या है, अलछेद्रः कः आसीत, यानी सिकंदर कौन था? तो उत्तर होगा अलछेद्रः यवन राजा आसीत। सिकंदर एक यवन राज था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है। चंद्रशेखरः कः आसीत, चंद्रशेखर कौन था? तो 8 का 4 यहाँ पर मैंने डाल दिया, क्योंकि चौथे का आंसर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जो भी आप आंसर करेंगे आप यहाँ पर नंबर जरूर डाल दीजिएगा, नंबर आप जरूर डाल देना। चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी युवकः आसीत, यानी चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है और विषय इतने दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा
विज्ञान अभिशाप या वरदान। कैसे लिखा जाएगा निबंध, क्या हेडिंग्स रहेंगी, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग डाल देंगे 9। और जिस तरह से जिस नंबर पर होगा निबंध, यानी जो भी निबंध आप लिख रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर डालकर आप लोग निबंध का नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर आप ध्यान देंगे विज्ञान अभिशाप या वरदान मैंने हेडिंग डाली है, फिर रूपरेखा हेडिंग डाली जाएगी। यहाँ पर इस रूपरेखा के अंतर्गत, इस निबंध के अंतर्गत पहली हेडिंग क्या है, विज्ञान और उसके आविष्कार। तो सबसे पहली हेडिंग तो रहती है प्रस्तावना। सबसे पहली हेडिंग क्या रहती है, प्रस्तावना रहेगी। ये प्रत्येक निबंध में रहती है, ये आप लोग मत भूलिएगा। दूसरी हेडिंग हो जाएगी विज्ञान और उसके आविष्कार। तीसरी है यातायात के साधन। चौथी समाचार और संदेश वाहन। पांचवी मनोरंजन, रेडियो टेलीविजन सिनेमा आदि। और छठी औषधि और शल्य चिकित्सा। सातवीं विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप। आठवीं विज्ञान नए युग का वरदान। और नवीं यहाँ पर उपसंहार। तो ये हेडिंग है इस प्रश्न के अंतर्गत, यानी इस निबंध के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी ज्यादा बड़ा निबंध है और ये निबंध आप लोग जरूर तैयार कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है। छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर और 4 नंबर का प्रश्न यह पूछा जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आप 10 डाल देना। फिर यहाँ पर इस मॉडल पेपर के अनुसार अथवा में प्रश्न है तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 10 अथवा। इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाएगा 10 अथवा। फिर इसके बाद यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे परीक्षा भवन प्रयागराज दिनांक 11 मार्च 2024 या 23 जो भी रहेगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको सिर्फ डेमो देना है, यानी कैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो चीज आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है किस विषय पर, अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। कैसे लिखा जाएगा, प्रिय मित्र राजीव, यानी अपने मित्र का नाम। नमस्कार, तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे अग्रज श्री विपुल कुमार का शुभ विवाह लखनऊ निवासी श्री अरविंद कुमार की पुत्री से दिनांक 25 अप्रैल 2000 इतना को होना सुनिश्चित हुआ है। वर यात्रा 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम आमंत्रित करते हुए आशा करता हूं कि तुम अपनी उपस्थिति से विवाह समारोह की शोभा बढ़ाओगे। इस तरीके से लिखा जाएगा प्रार्थना पत्र। और शेष मिलने पर इस तरीके से तुम्हारा मित्र का खागा, यानी आप मित्र का यानी अपना नाम डालना है। तो आप परीक्षा में आप सभी जानते हैं अपना नाम तो डालना नहीं है, का खागा इस तरह से आप लिख देना। तो मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में बुलाने के लिए यह निमंत्रण या आमंत्रण पत्र है, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कर दिया है, अर्थात जो बहुविकल्पी प्रश्न थे OMR वाले 20 इनको भी सॉल्व कर दिया, वर्णनात्मक प्रश्नों को भी सॉल्व कर दिया। और इसी तरह से मैं आपकी कई महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आने वाला हूं मॉडल पेपर से रिलेटेड। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप नए हैं चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।